साइकोलॉजिकल मूवी देखने में किसे इंटरेस्ट नहीं आता। और गाइस, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ऐसी मूवीज के जिसमें साइकोलॉजी हो, मिस्ट्री हो, थ्रिलर हो, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। हे गाइस, मैं हूँ प्राची ठाकुर और आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका क्लाइमैक्स अनएक्सपेक्टेड है। ये एक साइकोलॉजी, मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी है जो कि रिलीज हुई थी 2017 में। इसका नाम मैराबन है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7। मूवी काफी कंफ्यूजिंग होने वाली है, सो दोस्तों इसलिए अच्छे से समझिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मूवी की स्टार्टिंग होती है फेयरबेन फैमिली से जो अमेरिका में एक पुराने घर में शिफ्ट हो रहे थे। दरअसल वो घर रोज के फादर का था जहां रोज अपने 4 बच्चों के साथ रहने के लिए आई हुई थी जिनका नाम बिली, जेन, सैम और जैक था। यहाँ तक कि उन्होंने अपना सरनेम भी चेंज कर लिया था। अब वो फेयरबेन नहीं बल्कि मैरोबेन बन के वहाँ पे रहने वाले थे और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि कि कोई उनको पहचान ना पाए। किसी से डरते हुए वो यहाँ छुप कर रहने आए थे। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो लोग इस नई जगह में सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। जिस जगह में वो रह रहे थे वहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते थे और ना ही ये लोग किसी से ज्यादा मिलते जुलते थे। फिर एक दिन वो चारों भाई बहन लोकल प्लेस विजिट करने के लिए जाते हैं जिसका नाम रेड विच रॉक था। तो वहाँ उन्हें एली नाम की एक लड़की मिलती है जो वहीं से कुछ दूर पे अपने फार्म में रहती थी। वो सब बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और एक ही दिन में एली उनकी काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ उनकी मॉम रोज जो कि काफी दिनों से बीमार चल रही थी, उन्हें ये चिंता खाई जा रही थी कि जब वो नहीं रहेंगी तो उनके बच्चों का क्या होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बीमारी के चलते वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगी और जल्द ही वो मरने वाली हैं। और अभी तक घर उनके नाम पे नहीं हुआ है और उनका बड़ा बेटा जैक वो भी अभी 21 साल का नहीं हुआ है और छोटा बेटा सैम वो तो बस 5 साल का है। वो एक साथ नहीं रह पाएंगे। मे बी उन्हें अलग कर दिया जाएगा, अनाथ आश्रम भेज दिया जाएगा या फिर उनके फादर के पास छोड़ दिया जाएगा जहाँ वो शायद नहीं जाना चाहते। और ऐसा क्यों था ये आपको थोड़ी देर में ही पता चलेगा। फिर जब उसके बच्चे घर आ जाते हैं तो रोज एक प्लान बनाती है और अपने बड़े बेटे जैक को कहती है कि जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता उन्हें रोज यानी अपनी मॉम की मौत की खबर को छुपा कर रखना होगा और उनकी लाश को इसी घर के गार्डन में छुपाना होगा जिससे किसी को कुछ पता ना चले। साथ ही उसे अपने भाई बहनों को एक साथ सेफ रखना होगा। रोज जैक को एक बॉक्स भी देती है और कहती है कि ये तुम्हारे काम आएगा। गाइस, वो बॉक्स रोज ने काफी टाइम से संभाल के रखा हुआ था। जिसके बाद जैक रोज को प्रॉमिस करता है कि जैसा उसने कहा है वो वैसा ही करेगा। फिर रोज मर जाती है और वो लोग अपनी मॉम रोज की लाश को गार्डन में ही दफना देते हैं। फिर उनकी नई लाइफ स्टार्ट होती है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग मिलकर उठाते हैं बट सैम वो बहुत ही ज्यादा छोटा था। ये सब समझना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। वो किसी से कुछ कह ना दे और उनका सीक्रेट रिवील ना कर दे, इसलिए जेन उसकी बहन को उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता था। वो बस वेट कर रहे थे कि जैसे ही जैक 21 साल का होगा वो लीगली अपने भाई बहनों का गार्डियन बन जाएगा और फिर सारी प्रॉब्लम उनकी शायद कम हो जाएंगी। ये सब बहुत ही मुश्किल था उनके लिए बट कहते हैं ना कि सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही आ जाती हैं, तो बस इन लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन जैन को उसके घर के बाहर एक आदमी दिखता है। वो शूट कर देता है और गोली खिड़की पे लगती है। जैन बहुत डर जाती है और जैक को बुलाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है एंड गाइस, नेक्स्ट सीन 6 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ चारों भाई बहन जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। जिन केक बनाती थी जिसके बदले एक दुकान से उन्हें ग्लॉसरी मिल गई थी। बाकी वो रोज की सेविंग से गुजारा कर रहे थे और जैक हर हफ्ते बाहर जाकर शहर से कुछ जरूरतों का सामान लेकर आया करता था और अभी भी एली उनकी दोस्त थी। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि जैक और एली एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब भी जैक सामान लेने के लिए घर से बाहर जाता है शहर, तो वो एली से भी मिलता रहता था जो कि शहर की एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन है। जब वो उससे मिल रहा होता है तो वहाँ जैक को एक लोकल बिजनेस एजेंट टॉम पॉटल मिलता है जो जैक को ये याद दिलाता है कि अभी तक उनके घर का ट्रांसफर चार्ज नहीं दिया गया है। तो वो कल उनके घर जाएगा रोज के सिग्नेचर लेने के लिए और $200 भी लेगा। जैक बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस घर जाके वो जैन और बिली को भी बताता है जिससे वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ना तो रोज जिंदा थे और ना ही उनके पास $200 थे। रोज की सेविंग से भी बस $50 ही बचे थे और एक दिन में अगर वो 100 केक का ऑर्डर भी ले लेते हैं तो $200 कर पाना बहुत ही मुश्किल था।
था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि जेन अपनी मॉम यानी कि रोज के सिग्नेचर कॉपी करेगी और पैसों के लिए उन्हें वो बॉक्स खोलना पड़ेगा जो मरने से पहले उनकी मॉम रोज उनको देकर के लिए गई थी। जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं तो पता चलता है कि वो सारा पैसा उनके फादर का है, जिसे वो यूज करने से पहले तो डिनाई कर रहे थे, बट बाद में कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उन्हें वो यूज करना पड़ेगा। वो अपने फादर का पैसा इसलिए यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके फादर साइमन एक अच्छे इंसान नहीं थे। वो बहुत ही बड़े चोर थे, लोगों को लूटना उनका पेशा हुआ करता था और अब वो जेल में हैं। तो बच्चों को लगता था कि ये ब्लैक मनी है और इन पैसों को छूने से भी उन्हें लोगों की बददुआएं लग सकती हैं, इसलिए रोज ने भी इन पैसों का यूज नहीं किया था और अपने बुरे वक्त के लिए संभाल के बस रखा हुआ था। फिर जब वो बॉक्स को ओपन करते हैं तो बहुत सारा पाउंड उन्हें मिलता है, जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। वो घर को अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं जिससे कि टॉम को शक ना हो और उन्हें लगे कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। जेन ने पूरी रात बैठकर रोज के सिग्नेचर प्रैक्टिस किए हैं, बट स्टिल हर हैंड्स आर शिवरिंग। नेक्स्ट डे टॉम आता है एंड जैक उसे 200 पाउंड देता है, जहाँ टॉम थोड़ा गुस्सा करता है क्योंकि उसने चेक मंगवाया था और जैक उसे कैश दे रहा है, ऊपर से डॉलर नहीं बल्कि पाउंड्स दे रहा है, जहाँ जैक कहता है कि एक दिन में एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं है। And according to the calculation, 100 pounds is more than $200. ट्रांसफर चार्ज पे करने के बाद भी अच्छा खासा अमाउंट बचेगा जिसे टॉम अपने पास रख सकता है। मतलब एक तरह से जैक फाइनली टॉम को बाटली में उतार ही लेता है। टॉम मान जाता है। फिर जैक कहता है कि रोज कंफर्टेबल फील नहीं करेगी अगर वो उससे वहाँ पे साइन कराने गया, इसलिए टॉम फॉर्म जैक को दे देता है, जिससे कि जैक फटाफट जिन के पास जाता है साइन कराने के लिए। बट स्टिल यहाँ एक प्रॉब्लम है, फॉर्म 2 है और अगर एक सिग्नेचर कॉपी हो भी जाएगा तो दूसरे पे हूबहू सिग्नेचर कॉपी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट ये रिस्क तो उन्हें लेना ही पड़ेगा। जेन पहले पेंसिल से कॉपी करती है, देन पेन का यूज करती है। इस सारे प्रोसेस में काफी टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से टॉम को भी शक होने लग गया था एंड वो स्टेयर से ऊपर आने लगता है। वो गेट खोलने ही वाला था कि तभी जैक फॉर्म लेकर बाहर आ जाता है। यहाँ जैक बहुत ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि अगर टॉम को पता चल गया तो वो पकड़े जाएंगे, बट यहाँ उनकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी। टॉम नोटिस नहीं करता है और जैक को सर्टिफिकेट देकर वहाँ से चला जाता है। उस रात वो सब बहुत ही ज्यादा खुश थे, बट तभी कुछ अजीब होता है। स्टेयर्स के पास से बड़ा मिरर था जिसे उन्होंने ढक कर रखा हुआ था, बट जिस तरह से वो बातें कर रहे थे लग रहा था कि उनका घर हॉन्टेड है, क्योंकि एटिक से कुछ आवाजें आ रही थी और उन्हें लग रहा था कि ये सब उन पैसों को हाथ लगाने से ही हुआ है और अब वो भूत उनसे नाराज है। फिर बिली चिमनी से उस बॉक्स को एटिक में फेंक देता है। नेक्स्ट डे जैक फिर से दुकान जाने का बहाना करके एली के पास जाता है और वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जब वो घर वापस आता है तो बिली उससे झगड़ने लगता है क्योंकि जैक अपने भाई बहनों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। वो बाहर जा रहा था, एली के साथ घूम रहा था और बाहर की दुनिया को एंजॉय कर रहा था, जिसके बाद जैक भी गुस्सा हो जाता है और वो झगड़ने लग जाते हैं कि तभी सैम अपनी मॉम रोज के रूम में चला जाता है और वहाँ रूम के मिरर में देखकर वो जोर से चिल्लाता है। गाइस फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैक बेहोश पड़ा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है और कैसे, ये सब आपको थोड़ी देर में ही पता चलने वाला है। फिर यहाँ समझ आता है कि वो भूत कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसे 6 महीने पहले जैन ने घर के बाहर देखा था और वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि साइमन उनके फादर हैं, जो जेल से भागकर वहाँ पे आए हुए थे अपने पैसों को वापस लेने के लिए। एंड ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने उन्हें मार डाला है और उनकी डेड बॉडी को एटिक में छुपा कर रखा हुआ है, जहाँ जैन को डाउट होता है कि मे बी उन लोगों ने साइमन की लाश को अच्छे से दफनाया नहीं है, इसलिए उनकी आत्मा अब उनको परेशान कर रही है और एटिक का दरवाजा इन लोगों ने सील करके भी रखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में टॉम एली को कुछ पेपर्स कटिंग दिखाता है जिसमें साइमन के बारे में बहुत सारी न्यूज थी। वो सिर्फ चोर नहीं था बल्कि एक खूनी भी था, लोगों का कत्ल करना उसका पेशा हुआ करता था। वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि इंग्लैंड में उसे द बीस्ट ऑफ बैम्पटन कहा जाता था। उसने अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा था, अपनी ही बेटी जैन को मॉलेस्ट किया था, इसलिए जैन उसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। वही टॉम को उस कंपनी से 10% शेयर होल्डर बनने का चांस मिलता है जहाँ वो काम करता था, बट इसके लिए उसे $5000 पे करना होगा। जहाँ टॉम नोटिस करता है कि रोज के सिग्नेचर पर पेंसिल मार्क है, जिसके बाद वो सब समझ जाता है और जैक को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि साइमन के पैसों के बारे में उसे सब पता चल गया है, अगर वो उसे नहीं मिले तो वो सबको बता देगा कि ये लोग रियलिटी में मैराबॉर्न नहीं बल्कि फेयरबॉर्न फैमिली है।
जिससे उनका वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट वो पैसे तो अब उनके पास नहीं थे क्योंकि बिली ने उन पैसों के बॉक्स को एटीक में फेंक दिया था, जिसे लाने के अलावा उनके पास अब कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए बिली एक प्लान बनाता है और रस्सी की हेल्प से एटीक में जाता है, जहाँ एटीक में उसे बहुत सारी हड्डियां मिलती हैं और एक जानवर जैसी चीज दिखाई देती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे बॉक्स मिल जाता है, बट जैसे ही वो उसे लेके भाग रहा होता है एक आदमी उस पे अटैक कर देता है। वो आदमी एकदम स्केलेटन जैसा लग रहा था। बिली जैसे तैसे करके बचकर वहाँ से निकलता है, बट वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। और फिर से वही होता है, जैक को हम बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं और जैक के जागने के बाद उसे ये पता चलता है कि उसके फादर साइमन अभी भी जिंदा है। बिली के पेट में गहरा जख्म देखकर जैक घबराकर फिर से बेहोश हो जाता है। उसकी ये हालत देखकर जैन डिसाइड करती है कि वो एली को जैक के बारे में बताएगी, क्योंकि अब बस वही है जो उसकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट डे एली को एक डायरी मिलती है जो कि जैक की थी। एंड फाइनली गाइस, अब सारे रहस्य खुलने वाले हैं, सारी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर होने वाली है, तो दिल थाम के अच्छे से समझिएगा। एक्चुअली रियलिटी में 6 महीने पहले साइमन जेल से भागकर मैरोबेन हाउस आ गया था। जैक ने अपनी मॉम रोज से प्रॉमिस किया था कि वो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखेगा, इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए उसने बिली, सैम और जेन तीनों को एटीक में बंद कर दिया था और पैसे लेके वो साइमन से मिलने गया था, जहाँ साइमन ने उस पर अटैक कर दिया था और इसे मारने की पूरी कोशिश की थी और हाथापाई में वो बेहोश हो गया था और वहीं पे गिर गया था। जिसके बाद साइमन घर जाकर उन तीनों बच्चों को ढूंढता है और बड़ी ही बेरहमी से अपने ही बच्चों का खून कर देता है। होश में आने के बाद फटाफट जैक घर भागता है, बट दोस्तों यहाँ पे तो सब कुछ खत्म हो चुका था, उसके छोटे भाई बहनों का खून हो चुका था। जैक साइमन को उसी एटीक में बंद कर देता है। भाई बहनों को खोने के गम से खुद को भी मारने की कोशिश करता है और वो सुसाइड करता है, बट यहाँ पे वो नहीं कर पाता। फिर वो बेचारा अपने दिमाग में एक ऐसी बीमारी को जन्म देता है जो कि मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसे लगता रहता था कि उसके भाई बहन अभी भी जिंदा है और इसके साथ में ही रहते हैं। सच्चाई जानने के बाद एली पहली बार मैरोबन हाउस जाती है, जहाँ वो जैक को खुद से ही बात करते हुए देखती है। उसी टाइम टॉम भी उनके घर आ जाता है, जहाँ वो एटीक से कुछ आवाजें सुनकर वहाँ जाता है और साइमन उसे पूरी तरह से मार देता है। सेम आवाजें एली को भी सुनाई देती हैं और वो भी एटीक में जाती है। साइमन उस पे भी अटैक करता है, बट जैक वहाँ पे आ जाता है और साइमन को मारकर एली को बचा लेता है। बट फ्रेंड्स, अभी भी जैक के अंदर उसके भाई बहनों वाली पर्सनालिटी थी। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि मूवी में ये सब क्या चल रहा था, ये लोग किससे छुप रहे थे, किससे छुप कर वो इस जगह पे रहने के लिए आए थे। रियलिटी में ये लोग साइमन से बचकर भाग रहे थे, इसलिए इंग्लैंड से भागकर अमेरिका रहने के लिए आए थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि साइमन एक खूनी क्रिमिनल था। उसे सिर्फ अपना पैसा नहीं चाहिए था, बल्कि वो इन सारे बच्चों को मारना चाहता था, क्योंकि इन लोगों ने कोर्ट में साइमन के खिलाफ गवाही दी थी और वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया था, क्योंकि उसने बिली, सैम और जेन को ऑलरेडी मार दिया था, बट जैक ही वहाँ पे बचा था। जैक इमोशनली बहुत ज्यादा टूट गया था, इसलिए खुद को संभालने के लिए उसके माइंड ने मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्रिएट कर लिया था। इसलिए कभी भी उस घर से जैक के सिवा कोई बाहर नहीं जाता था और टॉम जब पैसे लेने के लिए और रोज के सिग्नेचर लेने उनके घर पे आया हुआ था, तब भी सिर्फ वहाँ पे जैक ही था। इसलिए वो मिरर को भी कवर करके रखता था ताकि उसे एहसास ना हो कि वो घर पे अकेला है। और आपको याद ही होगा, सैम भूत देखकर डर गया था, तब जैक बेहोश हुआ था। बिली पर अटैक हुआ था, तब भी जैक ही बेहोश हुआ था, क्योंकि रियलिटी में जैक ही था जिसमें सैम और बिली की पर्सनालिटी थी। एंड लास्ट में जैन की पर्सनालिटी ने एली को सब बताने का डिसाइड किया था, वरना जैक जिंदा नहीं बचता, क्योंकि वो अपने ही बनाए हुए माया जाल में बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था, जिससे बाहर उसे सिर्फ एली ही निकाल सकती थी। दोस्तों, इस मूवी में कोई भी भूत नहीं था। वो भूत वाली स्टोरी इसलिए क्रिएट हुई थी क्योंकि सैम बहुत ही छोटा था, उसे ये सब समझाया नहीं जा सकता था। मतलब सैम की पर्सनालिटी भूत वाली स्टोरी क्रिएट कर रही थी। सैम जिस भूत को देखकर डरा था, एक्चुअली वो उसी का रिफ्लेक्शन था। बट सैम तो जैक की पर्सनालिटी है जो उसके दिमाग से बनाई गई थी, इसलिए जैक का बड़ा सा रिफ्लेक्शन देखकर सैम की पर्सनालिटी डर गई थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इस घटना को पूरे 12 हफ्ते बीत चुके हैं एंड इस इंसिडेंट के बाद एली जैक के साथ ही उसके घर में रहती है, उसका ध्यान रखती है। जैक का उसने डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवाया हुआ है, बट स्टिल वो उसे दवाइयाँ नहीं देती है, क्योंकि जैक अपने भाई बहनों की पर्सनालिटी में खुश है और इसी में उसकी भलाई भी है। उसे लगता है कि अब उसके छोटे भाई बहन उसी के साथ में रहते हैं। एली उसे फिर एक फोटोग्राफ देती है जिसमें जैक अपने भाई बहनों के साथ में है। सो गाइस, यहीं पे इस साइकोलॉजिकल मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी का दी एंड होता है। और अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा।